स्टार्ट करते हैं तो हम करते हैं स्टर्नम से। तो स्टर्नम के जो है तो हमारे पास तीन वो है पार्ट है। एक है मेनेब्रम स्टर्नाई, दूसरे जो है तो वो है बॉडी ऑफ द स्टर्नम, और थर्ड जो है तो वो है जिपाइड प्रोसेस। मेनेब्रम स्टर्नाई पर जो है जो हमारे पास तो तीन जो है तो वो नॉचेज या तीन बोन्स की वो होती है सरफेसेस, या उसके लिए आप पेसिड्स होती है ना। सबसे जो सबसे पहले जो वो है तो ऊपर वाला है तो ये है जुगुलर नॉच, सही। फिर उसके बाद जो है तो हमारे लिए क्लीविकल के लिए है क्लीविकुलर नॉच, और फिर जो है फर्स्ट रिब के लिए है आर्टिकुलर सरफेस फॉर द फर्स्ट रिब। फिर जो हमारे पास जो बॉडी ऑफ द स्टर्नम है तो वो T12 से जो है T7 तक एक्सटेंड करता है। और फिर जो है हमारे पास जो जिपाइड प्रोसेस है तो वो T7 T9 वर्टेब्रे के लेवल पर होता है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो एक है स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल कहाँ पर होता है? तो स्टर्नल एंगल जो है तो हमारे पास वो होता है T4 वर्टेब्रे के लेवल पर होता है, और सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पर होता है। T4 वर्टेब्रा, सही। T4 वर्टेब्रा एंड सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज। अच्छा, ये कहाँ पर होता है? ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर मेनोब्रम स्टर्नाई जो है तो वो मीट करता है बॉडी ऑफ द स्टर्नम पर, सही। बॉडी ऑफ द स्टर्नम पर, सही। अभी स्टार्ट हुआ है बॉडी ऑफ द स्टर्नम पर, सही। तो ये T4 लेवल पर होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी सर जरा इंपॉर्टेंस ये, स्लो जाएं, काफी तेज जा रहे हैं आप। अच्छा, मेरी सिर्फ वो वर्ल्डिंग कम है सिर्फ। ऐसा है कि मैं लग रहा है कि जल्दी जा रहा हूँ, लेकिन वर्ल्डिंग कम है बहुत ज्यादा, सही। जो हमारे पास जो T4 लेवल पर है तो यहाँ पर हमारे पास इसको एंगल ऑफ लुईस बोलते हैं। और यहाँ हमारे पास होता है एयोटिक आर्च, सही। एयोटिक आर्च बाइफरकेशन ऑफ ट्रेकिया जो है तो वो भी हमारे पास है यहाँ पर, सही। और इसके अलावा हमारे पास बाइफरकेशन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक जो है तो वो भी एंगल ऑफ लुईस पर है। इसके अलावा जो फिर हमारे पास जो वो पॉइंट है तो स्टर्नम की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। जो स्टर्नम के हमारे पास क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है तो वो ये है कि स्टर्नम जो है तो वो मोस्ट कॉमन साइट है फॉर बोन मेरो बायोप्सी, मोस्ट कॉमन साइट है फॉर बोन मेरो बायोप्सी। अच्छा, ये जो है क्लिनिकल पॉइंट इसके जो है ये स्टर्नल बायोप्सी के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो है मीडियम स्टर्नोटमी पर इस्तेमाल होता है। मीडियम स्टर्नोटमी जो है तो वो ये है कि जो जो स्टर्नम को हम बीच में काट लेते हैं ताकि हम हार्ट को जो है तो वो इजीली एसेस कर सके। फिर जो है रिब जो है तो रिब्स हमारे पास दो टाइप्स के दो तरीकों से हमने रिब्स को डिवाइड किया है। एक है ट्रू एंड फॉल्स रिब, और दूसरा जो है तो वो है टिपिकल एंड एटिपिकल रिब्स। ट्रू एंड फॉल्स रिब एंड टिपिकल एंड एटिपिकल रिब्स, सही। जो ट्रू रिब्स वो होते हैं तो वो कॉस्टल कार्टिलेज के जरिए डायरेक्टली जो है तो वो स्टर्नम के जरिए स्टर्नम को कनेक्ट होता है। और जो फॉल्स रिब जो है तो वो होते हैं कि उनके जो कॉस्टल कार्टिलेज है वो एक साथ कंबाइन कर देते हैं, और फिर जो है तो वो स्टर्नम को कनेक्ट हो जाता है। ट्रू रिब जो है तो 1 to 7 है, और फॉल्स रिब जो है तो वो 8 to 12 है। अच्छा, फिर जो टिपिकल और एटिपिकल रिब्स है ना, तो टिपिकल रिब जो है तो हमारे पास 3 से लेकर 9 तक है। 3 से लेकर 9 तक जो है, 3 से लेकर 9 तक जो है तो हमारे पास टिपिकल रिब्स है। टिपिकल रिब के जो वो कैरेक्टरिस्टिक है तो वो क्या क्या है? टिपिकल रिब में हमारे पास हेड होता है, हेड, सही। हेड में जो है हमारे पास जो है दो पेसेट होते हैं, सुपीरियर पेसेट और इंफीरियर पेसेट। सुपीरियर पेसेट जो है तो वो सुपीरियर वर्टिब्रे से कनेक्शन के लिए है, और इंफीरियर पेसेट जो है तो इंफीरियर वर्टिब्रे के लिए कनेक्शन के लिए है। तीसरा पेसेट जो है तो इसको आर्टिकुलर पेसेट बोलते हैं, और ये जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रे के लिए है। इसके बाद हमारे पास है ट्यूबरकल, ट्यूबरकल ट्यूबरकल और इसके अलावा, सही। तो ये ट्यूबरकल है। फिर जो हमारे पास जो शाफ्ट है ना, तो वो जहाँ पर वो होती है मोड़ जाती है ना, उसको एंगल बोलते हैं। और एंगल जो है तो वो हमारे पास वीक पॉइंट है और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है नीचे जो है ना इंफीरियर बॉर्डर पर हमारे पास कॉस्टल ग्रू होते हैं। कॉस्टल ग्रू में हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं वेन, आर्टरी एंड नर्व। अपर से ले अपर, सबसे ऊपर जो है तो वो वेन होता है, फिर बीच में आर्टरी होती है, और सबसे नीचे जो है तो वो नर्व होता है, इस तरह। ये कास्ट्रल गुरु सर है ना। टिपिकल रिप्रेजेंट दोबारा से एक्सप्लेन कर देगा, गोइंग वेरी फास्ट। ओके, टिपिकल रिप जो है ये चीजें जो है ना, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको सुन लिया करें आप लोग।
सारी चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं ना। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज है ना तो वो मैं 2 दफा बोल देता हूँ, और आप लोग ट्राई करते हैं कि आप लोग सारी चीजों को याद कर सके। याद अभी सारी चीजें जो है ना तो इस लेक्चर में याद नहीं होगी, ये आप लोग अंडरस्टैंड कर ले तो अच्छा होगा। अच्छा, जो है टिपिकल रिप जो है तो वो 3 से 9 जो है तो हमारे पास टिपिकल रिप है। टिपिकल रिप जो है तो वो उसकी जो वीक पॉइंट है तो वो कौन सा है, तो वो है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर पॉइंट जो है तो वो एंगल है, सही। टिपिकल रिप में जो है हमारे पास 3 पेसेट्स होते हैं आर्टिकुलर हेड में। एक सुपीरियर वर्टिब्रे के लिए, एक इंफीरियर वर्टिब्रे के लिए, और एक जो है आर्टिकुलर सरफेस जो है तो वो ट्रांसवर्स प्रोसेस के लिए। टिपिकल रिप में हमारे पास जो है कॉस्टल ग्रूव होता है। कॉस्टल ग्रूव जो है तो ये यहाँ पे जो है सबसे ऊपर जो है ना कॉस्टल ग्रूव में सबसे ऊपर वेन होता है, फिर आर्टरी होती है, फिर नर्व होता है, और ये लोअर बॉर्डर पे होती है, सही। तो ये टिपिकल ट्रिप्स है। अच्छा, फिर जो है जो हमारे पास है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम ये है कि हमारे पास जो है पस रिब और क्लेविकल के दरमियान जब एक इसेसरी रिब आ जाता है, सही है, उस जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, मतलब सबक्लीवियन आर्टरी वेन है, सबक्लीवियन आर्टरी है और ब्रेकियल प्लेक्सिस है, उस पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होती है। तो उसको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम बोलते हैं। कहाँ पर होती है? बिटवीन पस रिब एंड क्लेविकल, ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन पस रिब एंड क्लेविकल। अच्छा, सर ये रिपीट एक कर दें एक दफा फिर से। जो टोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम जो है तो वो ये है कि जब हमारे पास क्लेविकल और पस रिब के दरमियान वो है आउटलेट आउटलेट, सही। अगर एक्स्ट्रा रिब आ जाता है, एसेसरी रिब ना, जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर पे फोर्स प्रेशर पड़ता है और पेन होता है, तो इसको बोलते हैं टोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। इसके अलावा जो हमारे पास जो है तो वो एटिपिकल रिब है। एटिपिकल रिब जो है तो हमारे पास वो है 1 2 10 11 12, 1 2 10 11 12। 3 10 11 12 के जो करेक्टरिस्टिक है वो सेम है, और 1 2 के अलग है। मैं एक एक सिर्फ आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट रिब है वो प्लेट है, और इसका जो पेसेट है तो वो सिंगल पेसेट है हेड में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई वर्टेब्रा होती ही नहीं है जिसके लिए पेसेट चाहिए होता है, सही। अच्छा, सेकंड रिब की जो है ना, सेकंड रिब की जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो वो सबसे ज्यादा होता है लेंथ में, मोर इन लेंथ। तो ये बस आपने याद रखनी है। और जो 10 11 और 12 की जो कैरेक्टरिस्टिक है तो वो ये है कि इसकी जो पेसेट है वो सिंगल है, और इसमें निक और ट्यूबरकल नहीं है। निक और ट्यूबरकल जो है तो वो इसमें नहीं है, सिंपल। अच्छा, फिर जो है तो हमारे पास है इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल में हमारे पास सबसे जो है वो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल और इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल। इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल को फिर हमने 2 में डिवाइड किया है। एक है जो कॉस्टल कार्टिलेज के दरमियान होता है, तो इसको इंट्राकॉन्ड्रल इनर मोस्ट मसल बोलते हैं, और जो वो होता है रिब्स के दरमियान होता है तो उसको बोलते हैं इंट्राकॉस्टल। इंट्राकॉस्टल जो इंट्राकॉन्डल है ना तो वो इंस्पिरेशन में हेल्प करता है, और जो इंट्राकॉस्टल है तो वो एक्सपिरेशन में हेल्प करता है। और जो इनर एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, तो ये दोनों जो है तो वो इंस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और रिब्स को एलिवेट करता है। रिपीट कर देता हूँ, ये जो इंट्राकॉन्डल इनर मोस्ट मसल है तो वो इंस्पिरेशन में हेल्प करता है। जो इंट्राकॉस्टल है ना, इंट्राकॉस्टल, तो वो एक्सपिरेशन में हेल्प करता है। और जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल है तो वो इंस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, फिर जो है तो हमारे पास जो है तो वो है टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व। टिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व जो है तो वो T1 से लेकर T12 तक होता है, ठीक। ये जो है इंटरवर्टेब्रल नर्व सप्लाई थोड़ा सा टाइम टेकिंग पढ़ा दें ताकि समझ आ अच्छा, जाए। मैं ड्रा भी कर देता हूँ, सही। सबसे पहले जो है तो इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से नर्व निकलता है, सही। फिर वो 2 में डिवाइड हो जाता है, सही। 2 में डिवाइड हो जाता है। एक है कोलेट्रल और एक है मेन, सही। ये हो गया कोलेट्रल और ये है मेन, सही। जो मेन जो कोलेट्रल है ना तो वो उसको सप्लाई करता है, कोलेट्रल मसल को, सही। और जो लेटरल है ना तो इससे 2 ब्रांच निकलते हैं, इंटीरियर क्यूटिनियस नर्व और लेटरल क्यूटिनियस नर्व। खत्म, नर्व सप्लाई ये है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्या है कि मतलब ये नर्व निकल गया, सही है। 2 में डिवाइड हो गया, मेन नर्व और कोलेटरल नर्व। कोलेटरल नर्व जो है तो वो मस्कुलर ब्रांच देता है, और जो मेन नर्व है तो इससे 2 निकलते हैं, एक है लेटरल क्यूटिनियस और एक है इंटीरियर क्यूटिनियस। खत्म, सही। अच्छा, फिर जो है तो इंटरकॉस्टल आर्टरी है।
तो इंटरकॉस्टल आर्टरी जो है तो वो कहाँ से राइज होती है, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से राइज होती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से। अच्छा, ये जो है डिसेंड करती है बिहाइंड द फर्स्ट 6 कॉस्टल कार्टिलेज, फर्स्ट 6 कॉस्टल कार्टिलेज के दरमियान डिसेंड करती है। और इसके टर्मिनल ब्रांचेस है, इसको भी मैं ड्रा कर देता हूँ कि ये इंटरकॉस्टल आर्टरी है फर्स्ट 6 के दरमियान ना। फिर जो है तो ये दो में डिवाइड हो जाती है, एक है मस्कुलोप्रीनिक आर्टरी, मस्कुलोप्रीनिक आर्टरी, और दूसरा जो है तो वो है सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी तो याद है ना सबको, जल्दी करे, जल्दी रिस्पांस करे, याद है? सर ये दोबारा बताइएगा एक बार। इंटरकॉस्टल इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है तो ये बिहाइंड द फर्स्ट 6 कॉस्टल कार्टिलेज जो है, बिहाइंड द फर्स्ट 6 कॉस्टल कार्टिलेज जो है तो वो रन करती है, सही, ठीक है, फर्स्ट 6 कॉस्टल कार्टिलेज, सही। और फिर जो है तो ये टर्म दो में डिवाइड हो जाती है, एक है मारिया क्या बोल इसका सर, जी जी, ये सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक तो मैंने भी बोला है, मैंने सुपरफिशियल बोला है। अच्छा, सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी है जो रेक्ट शीट में वो होता है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो है तो फिर ये इसकी जो ब्रांचेस क्या है, जो इंटरकॉस्टल आर्टरी है ना, कि इसकी जो हर इंटरकॉस्टल स्पेस में हमारे पास दो इंटरकॉस्टल आर्टरी होती है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच और ये 6, पस 6 इंटरकॉस्टल इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी जो है तो पस 6 तो वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के ब्रांचेस है, सही है। जो 7 8 और 9 जो थे ना, 7 सही, जो 7 8 और 9 जो है तो वो 7 8 और 9 ये वाले जो है तो ये उसके ब्रांच है मस्कुलोप्रीनिक आर्टरी के, तो इट्स सो इजी। फर्स्ट सेक जो है इंटीरियर इंटरकास्टल के हर स्पेस में दो होते हैं, और इंटीरियर के फर्स्ट सेक जो है तो वो उससे इराइज होते हैं इंटरनल इंटरकास्टल से, और जो 7 8 और 9 जो है तो वो उससे इराइज होते हैं, आसान है, सही। फिर ये पिक्चर भी देख लो आप लोग, क्लियर है ना पिक्चर में, कि ये फर्स्ट जो है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2 6 तक जो है तो वो 7 8 और ये है, सही है, और ये है सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी और ये है मस्कुलोप्रीनिक आर्टरी, सही है। तो ये हो गया इंटरनल इंटरकॉस्टल आर्टरी, इंटरनल इंटरकॉस्टल आर्टरी ये भी मैंने आप लोगों को वो कर दिया है, सही। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमने इवनिंग में ऐड किया था ना, तो ये है कि फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे अगर वो करे कोई खंजर टोके ना, तो वो क्या डैमेज होगा, तो वो पेरिकार्डियम डैमेज होगा। अगर 6 इंटरकॉस्टल स्पेस पे वो खंजर टोके तो वो इंफीरियर वेना केवा डैमेज होगा, और अगर 6 कॉस्टल कॉर्टिलेज पे टोके तो वो है राइट एट्रियम। ये हमने दोपहर में वो आफ्टरनून के क्लास में एक स्टूडेंट ने याद करवाया तो मैंने लिख दिया था। आप लोग डबल ए के एमसीक्यूज करते हो, लेकिन जो नए नए पॉइंट्स होते हो आप लोग मुझे नहीं भेजते, बहुत कंजूस हो मेरी तरह। अच्छा, अच्छा, फिर जो है वो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है तो वो ये है कि जो प्रीनिक नर्व है ना, प्रीनिक नर्व, तो ये किस आर्टरी के साथ वो होता है, एसोसिएटेड होता है, तो प्रीनिक नर्व जो है तो वो पेरिकार्डियो प्रीनिक आर्टरी से एसोसिएटेड होता है, और ये किसकी ब्रांच है, तो ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है। ये सिर्फ एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने याद यहाँ पे लिखा है इंटरनल, क्योंकि ये इंटरनल इंटरकॉस्टल आर्टरी का एक ब्रांच जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियो प्रीनिक आर्टरी, तो उसके मीडियली जो है लेटरली जो है तो वो प्रीनिक नर्व होता है, सही है। ये मैंने सिर्फ इंटरनल इंटरकॉस्टल ब्रांच की वजह से यहाँ पर ऐड किया है। प्रीनिक नर्व इज लास्ट इज लेटरल टू पेरिकार्डियो प्रीनिक आर्टरी, हाँ बिल्कुल शरीफुल्लाह, शरीफुल्लाह हाँ। अच्छा, ये रेक्ट शीट तो मैं पढ़ा चुका हूँ,
जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी थी ना, मैंने जिस तरह मैं आपको बताया कि जो इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी थी ना, तो हर स्पेस में दो दो थी, सही। और हमारे पास कितने टोटल थे? टोटल हमारे पास 9 थे, 9 थे टोटल हमारे पास 9 थे। तो जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है ना, तो वो टोटल हमारे पास 12 है, और हर स्पेस में एक एक है। अच्छा, सही। जो फर्स्ट टू है तो इसको याद रखना है। जो फर्स्ट टू का जो इंटरकॉस्टल आर्टरी है, तो वो सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से बनते हैं। सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी जो है तो वो कास्ट्रो सर्वाइकल ट्रंक से बनता है, और कास्ट्रो सर्वाइकल ट्रंक जो है तो वो सबक्लेवियन आर्टरी से बनता है। तो ये आप लोगों ने नोट करना है कि फर्स्ट टू जो है तो वो सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से बनते हैं, जो फिर जो है तो फिर वो कास्ट्रो सर्वाइकल ट्रंक से बनता है, और कास्ट्रो सर्वाइकल ट्रंक जो है तो वो सबक्लेवियन आर्टरी से बनता है। और बाकी का जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन 11 12 तक, तो वो टोरेसिक आयोटा से बनता है। और 12 को जो है तो हम सबकॉस्टल आर्टरी भी बोलते हैं। 12 वाले को हम सबकॉस्टल आर्टरी भी बोलते हैं। अच्छा, ये है एजाइगस वेनस सिस्टम। एजाइगस वेनस सिस्टम सर को ये आप लोगों थोड़ा ने सा आहिस्ता पर पढ़ाइएगा सिर्फ, ये बिल्कुल नहीं समझ आता, ये थोड़ा सा आहिस्ता पढ़ा दिएगा, हेजाइगस और हेमिजाइगस। आहिस्ता पढ़ाता हूँ इसको। एजाइगस का ये होता है ना, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है तो वो ये होता है कि ये किस तरह बनता है, सही। तो वो राइट सबकॉस्टल और राइट असेंडिंग लंबार आर्टरी, राइट असेंडिंग लंबार आर्टरी और राइट सबकॉस्टल, ये दोनों के साथ मिलकर एक दोनों के साथ तो एजाइगस वेन बनाता है। हर वाले पे आपने टर्म, बस मैं जब पूछूं कि ये वाले क्लियर तो टर्म दो, ताकि फिर मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। राइट सबकॉस्टल और राइट असेंडिंग लंबार वेन एक दूसरे के साथ मिलकर एजाइगस वेन बनाते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर राइट साइड पे, सही। लेफ्ट साइड पे क्या होता है? ओके ओके, लेफ्ट साइड पे जो है लेफ्ट सबकॉस्टल और लेफ्ट असेंडिंग लंबार एक दूसरे के साथ मिलके हीमी एजाइगस वेन बनाता है। ओके, हीमी एजाइगस लेफ्ट साइड पे है, हीमी एजाइगस। ओके, ये वाला क्लियर हो गया। अच्छा, फिर जो है एजाइगस वेन को 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11 ड्रेन होते हैं राइट साइड पे। अच्छा, जो हिमी एजाइगस वेन है तो उसको लेफ्ट साइड पे 7 9 और 9 10 और 11 ये ड्रेन होते हैं, सही। और हिमी एजाइगस वेन जो है तो वो खुद T4 लेवल पे एजाइगस वेन को ड्रेन हो जाता है, सही। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अभी जो है जो 4th 5th 6th 7th और 8th जो है तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर सुपीरियर एजाइगस वेन या एसेसरी एजाइगस वेन बनाता है, और वो खुद T7 लेवल पर जो है एजाइगस वेन को ड्रेन हो जाता है। ये भी क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद जो सर है ये कौन ड्रेन होता है, जो एसेसरी वेन या सेमी एजाइगस है? ये दोनों जो है एजाइगस वेन को ही ड्रेन होते हैं। एक T4 पर होता है, एक T7 पर। एजाइगस वेन को ही ड्रेन होता है। ठीक है सर, ये लेवल 7 पूछ रही वाला थी। कर दो, ये 7 वाला रिपीट कर दो सर। रिपीटेशन तो नहीं है, रिपीटेशन क्लास के एंड में है। अगर एक वाला पॉइंट है तो कर लेता हूँ, अगर पूरा है तो वो नहीं है। अनम, एसेसरी वाले ये वो है कि T7 वाला 4th बता रहे हैं। 4th 5th 6th 7th और 8th जो है तो ये एक दूसरे के साथ मिलके जो है T7 लेवल पर एसेसरी एजाइगस वेन बनाता है, और वो T7 लेवल पर एजाइगस वेन को ड्रेन हो जाता है, सही है। अच्छा, जो 2 3 और 4 जो है राइट साइड पे, तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन बनाता है, और वो भी एजाइगस वेन को ड्रेन हो जाता है, सही।
और जो फर्स्ट इंटरकॉस्टल वेन है, फर्स्ट इंटरकॉस्टल वेन जिसको हाईएस्ट इंटरकॉस्टल वेन बोलते हैं, तो ये जो है सुपीरियर वेना केवा को ड्रेन होता है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे जो है हाईएस्ट इंटरकॉस्टल वेन जो है तो वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन को ड्रेन होता है, और जो सेकंड और थर्ड जो है तो वो भी ब्रेकियोसेफेलिक वेन को ड्रेन होता है। अच्छा, कुछ भी नहीं बोलना, सारा रिपीट करवा रहा हूँ, सही है? बस पिक्चर को देखे और बात को सुने। एजागस वेन बनता किस तरह है? राइट सबकॉस्टल वेन और राइट असेंडिंग लंबार वेन एक दूसरे के साथ मिलके एजागस वेन बनाता है, सही। फिर इसके बाद जो है हिमी एजागस वेन किस तरह बनता है? लेफ्ट सबकॉस्टल वेन एंड लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन एक दूसरे के साथ मिलके तो हिमी एजागस वेन बनाता है, सही। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हिमी एजागस वेन को कौन कौन ड्रेन होता है? हिमी एजागस वेन को 9, 10 इन 11 ड्रेन होता है। हिमी एजागस वेन किसको ड्रेन होता है? हिमी एजागस वेन जो है तो टीपोर लेवल पर एजागस वेन को ड्रेन होता है। एसेसरी एजागस वेन किस तरह बनता है? 4, 5, 6, 7, 8 जो है वो इंटरकॉस्टल वेन है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर एसेसरी हिमी एजागस वेन बनाता है। हिमी एजागस वेन जो है तो वो T7 लेवल पर एसेसरी एजागस वेन को ड्रेन हो जाता है, सही। अच्छा, जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ राइट साइड वाले जो इंटरकास्टल वेन है तो वो एजागस वेन को ड्रेन होता है, ट्रू राइट सुपीरियर इंटरकास्टल वेन। जो इंपॉर्टेंट वाला जो है तो वो दो दो वाले राइट और लेफ्ट वाले जो हाईएस्ट इंटरकास्टल वेन है, हाईएस्ट इंटरकास्टल वेन वन, वो राइट साइड पे सुपीरियर वेना केवा के ड्रेन होता है और लेफ्ट साइड पे वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन को ड्रेन होता है। अच्छा, ये है एसोफेगस। एसोफेगस में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो ये है कि एसोफेगस जो है तो हमारे पास स्टार्ट होता है C6 पे। होता है C6 पे और क्या क्या चीजें होती है? C6 पे जो है तो हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ ग्रिकाइड कार्टिलेज भी होता है, हमारे पास पस कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोफेगस भी होता है। पस कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोफेगस जो है तो वो किसकी वजह से होता है? तो वो क्रिकोपेरिंजियस मसल की वजह से होता है, सही है। इसके बाद जो है जो सेकंड कंस्ट्रक्शन है तो वो कहाँ पर होती है? तो वो T4 लेवल पर होता है। क्यों होता है? आर्च ऑफ आयोटा की वजह से। थर्ड कंस्ट्रक्शन जो है तो वो किसकी वजह से होती है? तो वो लेफ्ट ब्रोंकस की वजह से होती है और वो T6 लेवल पर होता है। जो पोर्ट कंस्ट्रक्शन है तो वो कहाँ पर होती है? और तो वो T10 लेवल पर होती है और वो क्यों होता है? तो वो जब वो डायफ्राम से पास करता है। और जो स्टमक को वो कहाँ एसोफेगस कहाँ पर एंटर करता है स्टमक को? तो वो T12 लेवल पर, सही है। C6 पे तो जो है तो हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकाइड कार्टिलेज भी होता है। C6 पे हमारे पास स्टार्ट ऑफ एसोफेगस भी होता है। C6 पे जो है हमारे पास क्रिकोपेरेंजिस की वजह से एसोफेगियल जो है वो भी होती है, कंस्ट्रक्शन भी होती है। सेकंड कंस्ट्रक्शन जो है तो वो T4 पर होता है। क्यों होता है? आर्च ऑफ आयोटा की वजह से। थर्ड कंस्ट्रक्शन जो है तो वो लेफ्ट ब्रोंकस के जरिए की वजह से होता है T6 पर। फोर्थ कंस्ट्रक्शन जो है तो वो डायफ्राम के लेवल पर होता है, डायफ्राम की वजह से T10 पर। और जो स्टमक हो जो एसोफेगस ओपन होता है तो वो T12 पर। अच्छा, इसको भी गौर से सुने। माहौनी जरूर खोल। अच्छा, फिर जो आर्टेरियर सप्लाई है ना, आर्टेरियर तो वो एसोफेगस की ना, तो इसको रीजन की वजह से 3 में डिवाइड किया है। एक है सुपीरियर एसोफेगस, एक है मिडल एसोफेगस और एक है लोअर एसोफेगस ना। तो जो वो है सुपीरियर एसोफेगस ना,
तो जो उसको सप्लाई करता है वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है तो वो लोअर अपर एसोफेगस को सप्लाई करता है। इसका जो वेन ड्रेनेज है तो वो है इंफीरियर थायराइड वेन। इसका जो लिम्फ नोड ड्रेनेज है तो वो है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। और यहाँ पर जो है सिर्फ स्केलेटल मसल होती है, स्केलेटल मसल। और यहाँ पे जो कार्सिनोमा होता है तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। सही। जो मिडिल एसोफेगस है, मिडिल एसोफेगस, मिडिल एसोफेगस जो है तो वो है वो मिडिल एसोफेगस से इसको जो ब्लड सप्लाई है तो वो है इसोफेगियल ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इसोफेगियल ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इसकी जो वेन है तो वो एजाइगस वेन है। इसका जो लिम्फ नोड है वो सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड है। और यहाँ पर जो स्केलेटल मसल होती है तो वो स्केलेटल और स्मूथ मसल दोनों होते हैं। और यहाँ पे जो वो कार्सिनोमा होता है तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। सही। जो लोअर एसोफेगस है तो उसकी जो आर्टरी है तो वो है लिप गैस्ट्रिक आर्टरी। और यहाँ जो वो है वेन है तो वो लिप गैस्ट्रिक वेन है। और जो लिम्फ नोड है तो वो सिलिक नोड है। और जो एपिथेलियम है तो वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। और जो कार्सिनोमा है तो वो एडिनो कार्सिनोमा है। आई नो कि मुझे दोबारा रिपीट करना है तो दोबारा कर देता हूँ। सही है। जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है तो इसका जो वेन है तो वो इंफीरियर थायराइड वेन है। सही है। जो उसका जो लिम्फ नोड है तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है। और इसका जो मसल है तो वो ओनली स्केलेटल मसल है। और इसका जो कार्सिनोमा है तो वो सुपीरियर वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। जो मिडिल एसोफेगस है तो इसकी आर्टरी जो है तो वो एसोफेगियल ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है। इसका जो वेन है तो वो एजाइगस वेन है। लिम्फ नोड जो है तो वो सुपीरियर एंड मीडियल सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड है। जो मसल है तो वो स्केलेटल और स्मूथ मसल दोनों है। और जो कार्सिनोमा है तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। जो इंफीरियर पार्ट ऑफ एसोफेगस है तो इसकी आर्टरी जो है तो वो लिप गैस्ट्रिक आर्टरी है। जो लिम्फ नोड है तो वो सिलिक नोड है। जो एपिथेलियम है तो वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। और जो कार्सिनोमा है तो वो एडिनो कार्सिनोमा है। अच्छा। मीडियास्टिनम को जो है मीडियास्टिनम तो मीडियास्टिनम जो है तो इसको हमने किसका वेन शरीफुल्ला तो इसका लिप गैस्ट्रिक वेन होता है। लिप गैस्ट्रिक वेन जो है तो वो फिर पोर्टल वेन को ड्रेन होता है ना। आप पिछले वाली चीजें क्यों बोल रहे हो? आप लोगों को पिछले वाली चीजें भूलनी नहीं है। मतलब हम मैं तो पूरा स्केच बना के सारी चीजों को मैंने एक एक करके आप लोगों को किया ताकि आप लोग बिल्कुल आप लोगों का कंसेप्ट जो है मतलब अगर कहीं पर आपको कोई आर्टरी भी मिल जाए ना तो आपको पूरा स्केच याद हो जाए। अच्छा। जो फिर मीडियास्टिनम जो है ना तो मीडियास्टिनम को हमने चार में डिवाइड दो में डिवाइड किए। एक है सुपीरियर मीडियास्टिनम और एक है इंफीरियर मीडियास्टिनम। सुपीरियर मीडियास्टिनम जो है तो इसकी बाउंड्रीज जो है तो वो T1 के अपर बॉर्डर से लेकर मेनोब्रम स्टर्नाइड जगुलर नॉच तक वो होती है। और जो लोअर बॉर्डर जो है तो वो T4 के लोअर बॉर्डर से लेकर जो है जंक्शन ऑफ मेनोब्रम स्टर्नाई और वो बॉडी ऑफ डिस्ट्रानम से होती है T4 लेवल पर। सही है। और जो इंटीरियरली जो है तो वो मेनोब्रम स्टर्नाई होते हैं और पोस्टीरियर जो है तो वो फर्स्ट फोर रिब्स होते हैं। ये सुपीरियर मीडियास्टिनम की वो है बाउंड्रीज है। सही। जो इंफीरियर मीडियास्टिनम है तो इसको हमने तीन में डिवाइड किया। एक है इंटीरियर मीडियास्टिनम, एक है मिडिल मीडियास्टिनम और एक है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। सही। जो कंटेंट है सुपीरियर मीडियास्टिनम के तो वो ये है। सही। ये एंगल ऑफ ल्यूइस से ऊपर होता है और इसके कंटेंट जो है तो वो ये है। एक है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा किस तरह बनता है तो राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन से। अच्छा। ब्रेकियोसेफेलिक वेन किस तरह बनता है तो इंफीरियर जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन से। इसके अलावा हमारे पास जो है तो वो यहाँ पे जो है लिगामेंटम आर्ट्रियोसम भी होता है। आर्च ऑफ आयोटा भी होता है। सही। सही है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी भी होती है। जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो ये जो है तो ये सुपीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट है। अच्छा। ये वाले जो है यहाँ पे तीन एमसीक्यू से तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा। एक ये होता है ना कि जो
वेगस नर्व है ना, तो इसका एक ब्रांच है जिसको हम रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बोलते हैं। तो इसको रिकरेंट क्यों बोलते हैं? इसको रिकरेंट इसलिए बोलते हैं कि इसकी रिकरेंस होती है। क्यों इसकी रिकरेंस होती है? किस तरह, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, किस तरह इसकी रिकरेंस होती है? इसकी रिकरेंस इस तरह होती है ना कि ये तो वेगस नर्व है, ये यहाँ से इस तरह जाता है, इस तरह, ये यहाँ से एक ब्रांच देता है, ये वाला, ये वाला, और ये यहाँ से रिकर होता है ना, क्योंकि एक यहाँ से ऐसे तो ये एक दफा पास कर चुका है और यहाँ पर इसकी रिकरेंस हो गई, तो इसकी रिकरेंस हो, इसलिए इसको रिकरेंस बोलता है, रिकरेंट बोलते हैं ना। तो इसकी जो दो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ना, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, तो वो जो है, तो ये आर्च अराउंड करता है, आर्च अराउंड मतलब इस तरह आर्च अराउंड करता है थ्रू आर्च ऑफ आयोटा। आर्च ऑफ आयोटा पर जो है तो वो आर्च अराउंड करता है लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, और जो राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ना, तो वो आर्च अराउंड करता है सबक्लेवियन आर्टरी पर। तो ये नोट करना है। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो ये है कि जो एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान कौन सा नर्व होता है। एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान ये है एसोफेगस और ये है ट्रेकिया, तो इसके दरमियान जो है तो हमारे पास वेगस नर्व होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है तो हम्म, वो ये जो है ये डायग्राम जो है तो ये उसके लिए है, सुपीरियर मीडियास्पर्म की कंटेंट इसने कुछ शेप शक्ल देके उसने ड्राई वो किया है, बाकी जो है तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, ये वाली स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना और गौर से सुनना है। अच्छा, इसको मैं 2 दफ़ा बताऊंगा। अच्छा, और 2 दफ़ा में इसको वो करना है, बिल्कुल बिठा देना है माइंड में। अच्छा, एक ये ना कि ये एक ब्रोंकस है, ये तो है ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड हो गई राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस। सही है, जो राइट मेन लेफ्ट मेन ब्रोंकस है कि इसकी प्रोक्सिमल पार्ट से कौन पास कर रहा है, ये है इसका प्रोक्सिमल पार्ट ना, तो इस पे कौन पास कर रहा है, तो इस पे कौन पास कर रहा है, तो इस पे पास कर रहा है क्या, इस पे पास कर रहा है आर्च ऑफ आयोटा, ये है आर्च ऑफ आयोटा। सही, आर्च ऑफ आयोटा है ये। सही, और ये यहाँ से पर पास कर रहा है। सही, इसके जो डिस्टल पार्ट है तो उस पर क्या पास कर रहा है, तो इसके डिस्टल पार्ट पे जो है हमारे पास कर रहा है क्या, इसके डिस्टल पार्ट पे हमारे पास ये वाला पास, तो इसको है, इसको बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। सही, ये वाला क्लियर हो गया। राइट, सही है, तो लेफ्ट राइट वेब क्या है, तो राइट पे जो मेन ब्रोंकस है ना, तो ये किसके ऊपर पास करता है, तो ये है एजाइगस वेन, तो ये एजाइगस वेन पे के ऊपर पास करता है। इसके ऊपर या इंटीरियरली कौन पास करता है, तो इसकी इंटीरियरली जो है तो राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है तो इसकी इंटीरियरली पास करता है। सही है। अच्छा, अब रिपीटिशन है। अच्छा, लेफ्ट मेन ब्रोंकस के प्रोक्सिमल पार्ट पे आर्च ऑफ आयोटा पास करता है, डिस्टल पे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी पास करती है, राइट मेन ब्रोंकस जो है तो प्रोक्सिमल पार्ट में उसका जो है एजाइगस वेन को क्रॉस करता है, और जो डिस्टल या इंटीरियर पार्ट पे जो है तो राइट पल्मोनरी आर्टरी पास करती है। इट्स फिनिश्ड। सही है। अच्छा, फिर जो है एक और वो है कि ये उधर भी है, उसको बोलते हैं राल्स। राल्स क्या है ना, इससे पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम वो दिखाता हूँ। आप इसको देखें ना, तो ये सेक्शन है उसका रूट का ना, तो ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस है ना, ये है लेफ्ट मेन ब्रोंकस। सही है, तो लेफ्ट मेन ब्रोंकस के लेफ्ट मेन ब्रोंकस जो है लेफ्ट मेन ब्रोंकस। सही, तो इसके जो सुपीरियरली जो है तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है तो इसकी सुपीरियरली है, ये इस डायग्राम में ये क्लियर है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया।
सही है। अब मैं वो उधर वापस जा रहा हूँ। अच्छा, अब राल्स को सुने। राल्स ये है ना, राल्स के राइट मेन ब्रोंकस के इंटीरियरली जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी पास करती है। राइट मेन ब्रोंकस के इंटीरियरली जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी पास करती है, और लेफ्ट मेन ब्रोंकस के सुपीरियरली जो है तो वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी पास करती है। राइट मेन ब्रोंकस के इंटीरियरली जो है राइट मेन ब्रोंकस के इंटीरियरली जो है तो राइट पल्मोनरी आर्टरी पास करती है, और लेफ्ट मेन ब्रोंकस के सुपीरियरली जो है तो वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी पास करती है। इट्स फिनिश, आगे जाते हैं। अच्छा, फिर जो है हमारे पास जो मीडियास्टिनम जो है तो इंटीरियर मीडियास्टिनम में हमारे पास थाइमस होता है, और इसके अलावा एक लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। थाइमस होता है और लिगामेंट जो होता है तो वो है स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। मीडियल मीडियास्टिनम में हमारे पास हार्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है प्रीनिक नर्व होता है, पल्मोनरी ट्रंक होता है, और असेंडिंग आयोटा होता है। दोबारा सुने, प्रीनिक नर्व होता है, पल्मोनरी ट्रंक होता है, और असेंडिंग आयोटा होता है। और जो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है तो इसमें हमारे पास डिसेंडिंग वो होता है, डिसेंडिंग आयोटा होता है, एसोफेगस होता है, थोरेसिक डक्ट होता है। डिसेंडिंग आयोटा होता है, एसोफेगस होता है, और थोरेसिक डक्ट होता है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ये है ट्रेकिया। तो जिस तरह एसोफेगस C6 से स्टार्ट होता है तो ट्रेकिया भी C6 से स्टार्ट होता है। सही है। अच्छा, जो ट्रेकिया जो है तो वो बाइफरकेट करता है एट द लेवल ऑफ T4, और जहाँ पर ये बाइफरकेट करता है तो इसको कार्निया बोलते हैं। जहाँ पर बाइफरकेट करता है उसको क्या बोलते हैं? कार्निया। सही है। ट्रेकिया जो है तो वो ये पोस्टीरियरली डिफिशिएंट होता है, पोस्टीरियरली डिफिशिएंट होता है। सही है। और वो उस डिफिशिएंसी को एक मसल कवर करता है, उस मसल को जो है हम ट्रिक ट्रेकियलस कहते हैं, ट्रेकियलस। अच्छा, फिर है प्लूरा। प्लूरा जो है तो हमारे पास दो प्लूरा है, एक है विसरल प्लूरा और एक है पेराइटल प्लूरा। तो विसरल प्लूरा जो है तो वो स्ट्रेच सेंसिटिव टू स्ट्रेच है, और जो पेराइटल प्लूरा है तो वो सेंसिटिव टू पेन है। विसरल प्लूरा जो है तो वो सेंसिटिव टू स्ट्रेच है, और पेराइटल प्लूरा जो है तो वो सेंसिटिव टू पेन है। अच्छा, जो पेराइटल प्लूरा है तो इसको हमने चार में डिवाइड किया है। माइक आप कर दे प्लीज। तो एक है सर्वाइकल पेराइटल प्लूरा, दूसरा जो है तो वो है एक है सर्व एक है सर्वाइकल पेराइटल प्लूरा। सही है। दूसरा जो है तो वो है कॉस्टल पेराइटल प्लूरा, तीसरा जो है तो वो मीडियास्टिनल पेराइटल प्लूरा, और तीसरा जो है तो वो डायफ्रैग्मेटिक पेराइटल प्लूरा। अच्छा, सही है। इसकी जो नर्व सप्लाई है ना, तो नर्व सप्लाई इसकी इस तरह है ना कि जो जो मीडियास्टिनल प्लूरा है ना, इस तरह ये वाला सेंटर वाला मीडियास्टिनल प्लूरा, और डायफ्रामेटिक का हाफ, ये हाफ तक इसको प्रीनिक नर्व सप्लाई करता है। कौन सा? प्रीनिक नर्व। और ये बाकी का जो रहता है ना कि ये लेटरल प्लूरा, जिसको कॉस्टल प्लूरा बोलते हैं, कॉस्टल प्लूरा, और डायफ्रामेटिक का ये वाला हाफ, लेटरल हाफ, तो इसको इंटरकॉस्टल नर्व सप्लाई करते हैं। इंटरकॉस्टल नर्व मीडियास्टिनल और मीडियल हाफ ऑफ डायफ्रामेटिक, इसको कौन करता है? प्रीनिक। और लेट कॉस्टल और लेटरल हाफ ऑफ डायफ्रामेटिक उसको कौन करता है? इंटरकॉस्टल नर्व। अच्छा, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, फिर ये एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज है तो मैंने सिर्फ लिखा हुआ है याद रखने के लिए, कि जो हाइलम आप किडनी है ना, सॉरी हाइलम आप वो है लंग है, तो इसकी इंटीरियरली जो है तो प्रीनिक नर्व होता है, और पोस्टीरियरली जो है तो वो वेगस नर्व होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है तो हमारे पास निमोथेरक्स किसको बोलते हैं? तो निमोथेरक्स जो है तो हमारे पास एयर इन वो है
लंग्स है, प्लूरल स्पेस है। एयर इन प्लूरल स्पेस इसका न्यूमोथोरिक्स। अच्छा, फिर हमारे पास टेंशन न्यूमोथोरिक्स क्या होता है? तो टेंशन न्यूमोथोरिक्स वो होता है कि हमारे पास जो है एयर आने का रास्ता हो लेकिन एयर जाने का कोई भी रास्ता ना हो, तो फिर इसकी वजह से टेंशन न्यूमोथोरिक्स होती है। और टेंशन न्यूमोथोरिक्स में जो है तो वो शिफ्ट ऑफ मीडियास्टिनम होती है। शिफ्ट ऑफ मीडियास्टिनम मतलब जो मीडियास्टिनम स्ट्रक्चर है तो उसकी शिफ्टिंग होती है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? तो जो फ्लूइड जो है, फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस जो है तो इसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। और जो नॉर्मल इसकी जो अमाउंट है तो वो 10 to 20 ml है। 10 to 20 ml जो है तो वो नॉर्मल हो, तो इससे ज़्यादा हो जाए तो इसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। प्लूरल इफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम प्लूरल टेप करते हैं। प्लूरल टेप हम कहाँ पे करते हैं? तो प्लूरल टेप जो है तो हम 7, 8, 9 मिड एक्सिलरी लाइन पे इंटरकॉस्टल स्पेस में करते हैं। मिड एक्सिलरी लाइन इंटरकॉस्टल स्पेस पे करते हैं। इसकी जो एक कंसेप्ट है तो इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाए कि वो क्योंकि इस पे जो इस एमसीक्यूज को थोड़ा सा छेड़ते हैं। इस तरह ये हमारे पास अपर रिब होता है, सही, और ये लोअर रिब होता है, सही। अपर रिब में जो है ना लोअर बॉर्डर पे हमारे पास इंटरकॉस्टल ग्रूव होती है, सही। इंटरकॉस्टल ग्रूव में हमारे पास वी, ए और एन होती है, वेन। इंटरकॉस्टल वेन, आर्टरी और नर्व होती है, सही। तो वो क्वेश्चन करते हैं ना कि हम जब प्लूरल टेप कर परफॉर्म करते हैं तो हम इंजेक्शन को कहाँ पर वो करते हैं? अंदर करते हैं। तो हम इंजेक्शन को यहाँ पर एंटर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे नर्व के डैमेज का खतरा होता है। तो हम उसको अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर आप लोअर रिब, अपर बॉर्डर आप लोअर रिब यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, फिर जो है तो ये इस डायफ्राम से जो है स्ट्रक्चर पास करते हैं मुख्तलिफ लेवल पर। एक T8 लेवल पर, एक T10 लेवल पर, एक T12 लेवल पर। जो T8 पे लेवल, T8 मीन 8 ना, तो वेना केवा में कितने वर्ड्स हैं? 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वेना केवा में 8 वर्ड है तो वो T8 पे पास करता है। इसके अलावा और क्या होता है? राइट ब्रेनिक आर्टरी होती है। एसोफेगस जो है तो वो T10 पे पास करता है। एसोफेगस, वेगस नर्व और लिप गैस्ट्रिक आर्टरी, ये तीनों जो है तो ये T10 पे करता है। और T12 पे कौन करता है? आयोटा, थोरेसिक डक्ट और एजागस वेन जो है तो वो T12 पे करता है। अच्छा, द डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम जो है तो इसके जो है तो सिर्फ इसके नाम आप लोग एक दफा सुन ले, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है सेप्टम ट्रांसवर्सम से, फिर दूसरा जो है वो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन से, तीसरा जो है तो वो डॉर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस से, और चौथा जो है तो वो मस्कुलर इनग्रोथ है फ्रॉम लेटरल बॉडी। मस्कुलर इनग्रोथ है फ्रॉम लेटरल बॉडी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है लंग्स है। तो राइट लंग जो है तो हमने दो लोब में डिवाइड किया, एक है सुपीरियर लोब और एक है इंफीरियर लोब। सुपीरियर लोब जो है तो इसको जो है उब्लिक प्रेशर के जरिए, उब्लिक प्रेशर के जरिए दो में डिवाइड किया है। जो राइट लोब है तो इसको एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर से और एक उब्लिक प्रेशर के जरिए जो है तो इसको तीन में डिवाइड किया, एक है सुपीरियर लोब, एक है मिडल लोब और एक है इंफीरियर लोब, सही है। प्रेशर के जो लोकेशन है वो भी पूछते हैं, तो वो क्या है कि जो सुपीरियर लोब है तो वो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T3 से स्टार्ट होता है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T3 पे, और 6 रिब के मिड क्लेविकुलर लाइन पे खत्म होता है, 6 रिब के मिड क्लेविकुलर लाइन पे। और जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है तो वो फिफ्थ रिब मिड एक्सिलरी लाइन से स्टार्ट होता है और फोर्थ रिब पे खत्म होता है। अच्छा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, फिर जो है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है तो हमारे पास 10 है, राइट पे भी 10 है, लेफ्ट में भी 10 है। फिर जो वो है राइट के जो है तो अपर जो है तो वो 3 है, फिर मिडल जो है तो वो 2 है, और जो लोअर जो है तो वो पाइप है। और जो लेफ्ट के जो है तो ऊपर भी पाइप है और लोअर भी पाइप है, सही। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने एक दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए कि जो मिडल के जो वो है तो वो लेटरल और मीडियल है। राइट मिडल जो है तो इस तरह पूछते हैं कि लेटरल और मीडियल जो है तो वो कौन सी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है? तो वो मीडियल, राइट मीडियल है। अच्छा, फिर इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हमने आफ्टरनून में ये भी वो किया था कि जो ये लिंगुला है ना तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नीचे जो है लिंगुला, ये तो इसके नीचे जो है वो ये कॉर्डिक नाट से रिलेटेड है। और इस तरह एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि अगर हम लिप लेटरल रोटेशन में अगर कुछ इंजेस्ट हो जाए, लंग को ना एस्पिरेट करे तो वो लिंगुला हो जाता है। इसको कंफर्म कर दे, ये मुझे कंफर्म नहीं है।
अच्छा, फिर जो है फिर जो है अगर लाइंग लाइंग पे है ना, और फॉरेन बॉडी जो है एस्पिरेट कर दे, अगर लाइंग पोजीशन में हो, तो वो सुपीरियर राइट लंग के लोअर लोब के सुपीरियर ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट को जाता है। लिंगुला के 2 पॉइंट्स मैंने आपको किए कि अगर हम लिप लेटरल पोजीशन में और कुछ एस्पिरेट कर दे लिप लेटरल पोजीशन में, तो वो लिंगुला को जाता है लिप लेटरल पोजीशन में। और वो जो है दूसरा जो है, तो मैंने आपको ये बताया कि ये कॉर्डिक नाच से रिलेटेड है। लेकिन ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो है, तो इसको कंफर्म कर लें। अच्छा, जो सुपीरियर लोब को कब जाता है, लाइंग जो है फॉरन लाइंग लाइंग पोजीशन में, और स्टैंडिंग पोजीशन में जो है, तो वो राइट लंग के लोअर लोब के पोस्टीरियर बेजल में जाता है, राइट लंग के पोस्टीरियर बेजल में जाता है। अच्छा, फिर जो है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, ये से तो ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि हाँ, ये 2 मैकेनिज्म होते हैं। एक है होता है पंप हैंडल, और दूसरा जो है बकेट हैंडल। जो पंप हैंडल होता है, इसकी वजह से इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होता है, और जो बकेट हैंडल होता है, तो इसके ज़रिए जो है ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है, तो हमारे पास जो है, तो वो कंडक्टिंग पार्ट को जो है, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है, तो ब्रोंकियल वेसल सप्लाई करता है, और जो एक्सचेंज पार्ट है ना, तो उसको सप्लाई करता है पल्मोनरी वेसल। कंडक्टिंग पार्ट को ब्रोंकियल वेसल, और एक्सचेंज पार्ट को जो है, तो वो पल्मोनरी वेसल सप्लाई करता है। अच्छा, फिर जो है पल्मोनरी प्लेक्सिस है, तो पल्मोनरी प्लेक्सिस जो है, तो वो 2 से बनता है, एक है पैरासिम्पेथेटिक और एक है सिम्पेथेटिक। सही है। जो पैरासिम्पेथेटिक है, तो वो वेगस नर्व है, और जो सिम्पेथेटिक है, तो वो सर्वाइकल सिम्पेथेटिक चेन और कार्डिक प्लेक्सिस है। कार्डिक प्लेक्सिस हम अभी नहीं पढ़ेंगे, फिर कभी। सही है। जो पैरासिम्पेथेटिक वो है, तो वो इंक्रीज सिक्रीशन करता है और कंस्ट्रक्ट ट्रैक करता है, और जो सिम्पेथेटिक है, तो वो ओपन ट्रैक करता है और डिक्रीज सिक्रीशन करता है। फिर सुने, पैरासिम्पेथेटिक वेगस नर्व, इंक्रीज सिक्रीशन, कंस्ट्रक्ट ट्रैक्स, नॉर्मल है ये, इतना मुश्किल वाला नहीं है ये। जो सिंपैथेटिक है, तो वो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन और कार्डिक प्लेक्सिस से बनता है, और वो ओपन ट्रैक करता है और डिक्रीज सिक्रीशन करता है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास प्रीनिक नर्व आता है, तो प्रीनिक नर्व जो है, तो वो C2 C3 C4 C2 C3 C4 यहाँ से ओरिजिनेट करता है। इसके साथ आर्टरी कौन सी होती है, इसके साथ जो है पेरिकार्डियोप्रीनिक आर्टरी होती है, पेरिकार्डियोप्रीनिक आर्टरी होती है। और ये कहाँ को सप्लाई करता है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो है, तो मीडियास्टिनल प्लूरा को सप्लाई करता है, मीडियास्टिनल प्लूरा को, हाफ ऑफ द डायफ्रामेटिक प्लूरा को, और जो है फिर सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम को, उसको भी सप्लाई करता है प्रीनिक नर्व। C2 C3 C4 मेक यू अलाइव। तो ये था हमारे पास टोरेक्स, ये ही पढ़ाया था। बाकी जो है ये डॉक्टर हम आप लोगों को लेक्चर में या फिजियोलॉजी में या कुछ में कवर करवा देंगे, वो कार्डिक पोर्शन है। अच्छा, जो सोना चाहते हैं उनकी छुट्टी, और जो जिनको कुछ वो करना है वो प्रेजेंट रहे। सही था स्पीड। सर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं काइंडली इम्पोर्टेंट से, अगर जो आपको लगते हैं, तो वो अगर आप थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करा दें। लाइक जिस तरह कि आप ये वैगस एजाइगस वेनस सिस्टम है ये वाला, और जिस तरह की आर्टीरियल सप्लाई है ये वाली। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले आप लोग ये बताओ कि जो ओवरऑल जो था, तो वो लेक्चर तो आप लोगों को आइडिया कुछ हो गया ना। जी सर, सर आइडिया हो एजाइगस गई। वेन, अच्छा सही है। फिर याद का जो वो इशू है, वो हम बैठ के अभी याद करवा देंगे, वो इशू नहीं है। लेकिन जिन जिन स्टूडेंट को नींद आई हुई है, जिनको स्क्रोलिंग करना है, वो उनकी छुट्टी हो गई। बाकी जो है, तो वो मैं मैसेजिंग सेक्शन ओपन कर रहा हूँ ना, तो जिनको जो जो चीज़ें करवानी है, तो वो एक एक करके बाई नंबर जो है, तो मैं इनको रिपीट करवा दूंगा। फिर मेरे मोबाइल को पहले मैं गर्म हो गया। अच्छा, लिखो लिखो, एक एक करके मैं रिपीट करवाता हूँ।
सही है। ओके, एलम वाला तो इजी है। इस सर फिशर फिशर कौन से? अच्छा, ये भी हो जाएगा। वेगस नर्व की सप्लाई, ये तो मैंने नहीं पढ़ा है ये तो शरीफुल्ला, ये तो न्यूरो का पार्ट है। लंग रूट्स रिलेशन, ये भी पढ़ा देंगे। सही है, ठीक है। हम सबसे पहले जो है ये रूट्स को जो है इसको वो पढ़ देते हैं, ताकि इसका जो है ये इजी हो जाए स्टूडेंट्स को। इस दफा इससे पढ़ते हैं। अच्छा, हम्म, इससे नहीं पढ़ते, मज़ा नहीं आ रहा। अपने वाले से पढ़ते हैं। ये वाला करना है। रूट्स आप इसको बोलते हैं कि दूसरे वाले को? आम अच्छा, आप नसीम शहजाद रफीउल्लाह डबल ए। निकाश, आपकी बात सही है कि एजागस वेन जो है, तो ये जिस तरह हमारे पास आर्च ऑफ अयोटा जो है, तो वो उसको होता है प्रॉक्सिमली इसको आर्च आप क्रॉस करता है ना, तो एग्जैगस वेन भी इसी तरह इसको क्रॉस करता है। लेकिन इस डायग्राम में जो है ये पोस्टीरियरली बनी है, वैसे ये है इंटीरियर। क्या क्या नहीं है मतलब? मैंने खुद ही लेक्चर नसीम शहजाद से तैयार किया है सिमरन। अच्छा, इस वाले पार्ट को रिपीट करते। ये राइट मेन, ये में ट्रेकिया है, ये दो में डिवाइड हो जाता है। एक है लेफ्ट मेन ब्रोंकस और एक है राइट मेन ब्रोंकस। लेफ्ट मेन ब्रोंकस के सुपीरियरली जो है, तो वो आर्स ऑफ अयोटा है होता है, और डिस्टली जो है तो वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है। और जो राइट के जो सुपीरियरली जो है, तो वो एजाइगस वेन होता है, और डिस्टली जो है तो वो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है। इस तरह मैंने आपको रार्स का बताया कि रार्स का मतलब ये है कि राइट मेन ब्रोंकस के इंटीरियरली जो है तो वो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है, और लेफ्ट मेन ब्रोंकस के सुपीरियरली जो है तो वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो ये वाला हो गया। अच्छा, सरफेस एनाटमी। अच्छा, ये जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इनने, अभी मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कितने हैं। इट इज अबाउट 23 स्टूडेंट्स है ना। इनमें से किसी ने भी नहीं जाना, क्योंकि इनसे सवाल भी होंगे। न्यूरो एनाटमी अभी तक मुझे नहीं मिली है। डॉक्टर हमजा खुद प्लान कर रहे हैं उसको। आज मेरी जो है ये लास्ट लेक्चर है आप लोगों के साथ, जितना मुझे मिला था। अच्छा, मुझे क्या रिपीट करवाना था? अच्छा, सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी ये है ना कि इसको हमने, जो राइट लंग है ना, तो इसको हमने 3 लोब में डिवाइड किया है। एक है हॉरिजेंटल लोब, प्रेशर के जरिए सुपीरियर लोब और मिडल लोब को डिवाइड किया है, और ओब्लिक प्रेशर के जरिए मिडल लोब और इंफीरियर लोब को डिवाइड किया है। जो हॉरिजेंटल ओब्लिक प्रेशर है ना, तो वो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T3 से स्टार्ट होता है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T3 से, सही। और ये यहाँ इस तरह गुजरता है और 6 रिब के मिड क्लेविकुलर लाइन तक एक्सटेंड करता है। और जो हॉरिजेंटल प्रेशर है ना, तो वो 5th रिब के मिड एक्सिलरी लाइन से स्टार्ट करता है और 4th रिब तक एक्सटेंड करता है। थैंक यू। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है? सरफेस एनाटमी भी हो गई शरीफुल्ला। आपका रंग रूट ऑफ लंग्स तो भी होगा।
निकाश आपका सवाल का भी मैंने जवाब दे दिया था। हाइलम का भी बता देता। हाइलम का तो मैंने ये बताया था, एक ही पॉइंट मैंने लिखी थी हाइलम का। वो क्या कि जो हाइलम के जो है इंटीरियरली प्रीनिक नर्व होता है और पोस्टीरियरली जो है तो वो वेगस नर्व होता है। हाइलम का मैंने सिर्फ यही बताया था। रूट हो गए। अच्छा, पल्मोनरी प्लेक्सिस एंड प्रीनिक नर्व। पल्मोनरी प्लेक्सिस मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी प्लेक्सिस में हमारे पास पैरासिम्पेथेटिक और सिम्पेथेटिक होता है। पैरासिम्पेथेटिक जो है तो वो वेगस नर्व करता है, और जो सिम्पेथेटिक है तो वो सर्वाइकल सिम्पेथेटिक चेन और कार्डिक प्लेक्सिस होता है। पैरासिम्पेथेटिक एक्टिवेशन से जो है तो हमारे पास इंक्रीज ऑफ सिक्रीशन होता है और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्ट होती है, और सिम्पेथेटिक से जो है तो हमारे पास ओपन ऑफ ट्रैक्ट होता है और डिक्रीज ऑफ सिक्रीशन होती है। स्टर्नम का सरफेस एनाटॉमी तो ये है कि स्टर्नम के हमारे पास 3 होते हैं। एक जो है मिनोब्रम स्टर्ना है, फिर बॉडी होती है, फिर जिपाइट प्रोसेस होती है। मिनोब्रम स्टर्ना में हमारे पास 3 चीजें होती है। एक है जुगुलर नाच, दूसरा जो है आर्टिकुलर सरफेस पार क्लेविकल, और फिर आर्टिकुलर सरफेस पार वो पास ट्रिब है। और जो बॉडी जो है तो वो T7 से T4 से, ये तो मुझे भी भूल गया, T4 से T7 तक नहीं, हाँ T4 से T7 तक, 2 से T2 से जो है 7 तक इसको एक्सटेंड करता है। अच्छा, ब्रोंकोपल्मोनरी को क्रीम करने का तरीका ये है ना कि आप लोग इसको बिल्कुल क्रीम ना करें। मैं बताता हूँ इसको क्या करना है। इसके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है। आपने क्या करना है कि आपने ये करना है ना कि आपने ये याद रखना है, जो वो लोग टेस्ट करते हैं कि जो राइट का मिडल है ना तो वो मीडियल और लेटरल है। सही। लिंगुला जो मैंने आपको बताया वो आपने याद करना है। सही है। और जो एपिकल है जो लाइंग पर होती है, लाइंग डाउन पे ना, एपिकल लिप लोअर लोब आप राइट लंग, एपिकल लोब आप राइट, वो सेगमेंट जो है ना तो वो लाइंग पर होती है। और जो पोस्टीरियर बेजल जो है ना तो वो स्टैंडिंग पर होती है। और जो वो होता है जो लिंगुला होता है ना तो वो लिप लेटरल पर होते हैं। लेंगुला पे है जो कार्डिक नाच होती है। ये 4 5 6 एमसीक्यूज पॉइंट्स है, इससे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। मेनोब्रम्स करना है इसे। सही है, क्वेश्चन खत्म हुए मेरे ख्याल में। चार लोग बीच में भाग गए क्वेश्चन से। एक और भाग गया, लेकिन मुझे जिनसे क्वेश्चन करने हैं तो वो तो कर लेंगे। आप लोगों के खत्म है, मैं शुरू हो जाऊं। क्वेश्चन आंसर सेशन करना है कि नहीं? नहीं है तो मैं क्लास को एंड करता हूँ, सो जाते हैं। हेलो हेलो। सर कर लें, जो आते हुए वो बता देंगे, जो ना आते हुए तो वो इट्स लर्निंग पर्पस, तो फिर वो ये कि हमें याद रह जाएगा, जो ना आता वो ये चीज़ है। मेरे पास यहाँ पे ना इतनी बड़ी लाठी है जो यहाँ तक आप लोगों को पहुंच सके, इतनी वो नहीं है। ना आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं कि आप लोगों को मैं आंखें दिखाऊं। अच्छा, इंटीरियर पेरिकार्डियम में कौन सा लिगामेंट होता है? सर स्टर्नो पेरिकार्डियम लिगामेंट। अच्छा, एसोफेगस कहाँ से शुरू होता है? सर ये C6 से स्टार्ट होता है, T10 T11 तक जाता है। अच्छा, एसोफेगस जो है तो वो स्टमक को कौन सी लेवल पर एंटर होता है? सर T11 पे होता है। T12 पे। निकाश ने सही लिखा है। निस्मा ने भी सही लिखा है। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि जो फर्स्ट जो इसोफेगियल वो है कंस्ट्रक्शन है तो वो कौन से मसल की वजह से होती है? प्रीकोफ्रिंजियस की वजह से। हम्म रिकोफेरेंजियस की वजह से। और सेकंड जो है?
सेकंड। अच्छा, तो कौन से लेवल पर होती है? सेकंड कौन से लेवल? T4 T4 के लेवल पे। अच्छा, फिर इसके बाद जो है आप लोग मुझे बताएं कि प्लूरोटेप हम कौन कौन से लेवल पे कर सकते हैं? पूरा लिखना है, पूरा लिखना है। 9 intercrossing space mid auxiliary line मिड upper एक्सिलरी upper लाइन, part ये of the lower foot. अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताएं कि मुश्किल वाले है ही नहीं यार। सुपीरियर मीडियास्टर्नम में कौन सा वो होता है लिगामेंट? सुपीरियर मीडियास्टर्नम में कौन सा लिगामेंट होता है? खामोशी है, खामोशी है। लिगामेंटम आर्टरियोसम, अभी याद आ गए? लिगामेंटम आर्टरियोसम, एट्रियोसम। अच्छा, जो मिडल ऑफ इसोफेगस है ना, मिडल ऑफ इसोफेगस, उसकी जो लिम्फ ड्रेनेज है तो वो कौन सा है? इंटीरियर पे होता है नेस्मा, इंटीरियर मीडियास्टर्नम में। मैंने कुछ पूछा कि मिडल ऑफ Mediastinal lymph. इसोफेगस, सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टर्नल लिम्फ नोड। जबरदस्त। अच्छा, फिर जो है मुश्किल मुश्किल में पूछता हूँ बस। अच्छा, जो मसल होता है जो उसको कंप्लीट करता है ट्रिकिया को, उस मसल का नाम क्या है? जो मसल है जो ट्रेकिया को कंप्लीट करता है उसका नाम क्या है? ट्रेकियलस। काबिल लोग हो भाई। हॉरिजॉन्टल प्रेशर कहाँ से एक्सटेंड करता है? अच्छा, बकेट हैंडल की वजह से कौन सा टाइम डायमीटर ज्यादा होता है? बकेट हैंडल की वजह से, बकेट हैंडल की वजह से कौन सा डायमीटर ज्यादा होता है? एनीवन? ट्रांसवर्स। और पंप हैंडल से? केनान नहीं, ट्रांसवर्स। एरपुल्ला ट्रांसवर्स, मारिया ट्रांसवर्स। अच्छा, आप लोग ये दूसरे लिख रहे हो? अच्छा, है ना, मैं क्या कि ये लोग क्यों कर वो हो रहे, गलत हो रहे। आप्रीनिक नर्व के नर्व रूट्स, फ्रेनिक नर्व के नर्व रूट C3 C4 C5। मुश्किल तो नहीं था ना, बस सही है। अच्छा, ये वाले तो हम बताए, मुझे भूल ही गए। हाईएस्ट इंटरकास्ट नर्व ऑन राइट साइड किसको ड्रेन होता है? हाईएस्ट इंटरकास्ट नर्व ऑन राइट साइड किसको ड्रेन होता है? और ऑन लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड एजाइगस को मैं पूरा पूछूंगा। अच्छा, आम, जो एसेसरी एजाइगस वेन है, तो ये एजाइगस वेन को कौन से लेवल पर ट्रेन होता है?
और जो वो है हिमी एजाइगस वेन है, तो वो कौन से लेवल पर? मैंने गलत तो नहीं लिखा है, आई एम कंफ्यूज विद इट। अच्छा, ये मैंने गलत लिखा है, आप लोगों को सॉरी सॉरी सो सॉरी। ये T4 है और ये T1 है, आई एम सो सॉरी। इसको करेक्ट कर दे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ना कि एसेसरी जाएगस कैसे T7 पे हो गया? एसेसरी जाएगस जो है तो वो T1 पे है। नहीं नहीं, सबर 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 सबर। एसेसरी एजाइगस जो है तो वो T7 पर है, और जो हिमी एजाइगस है तो वो T9 पर है। आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को गलत की। हिमी एजाइगस इज T9 और एसेसरी एजाइगस इज T7। मेरी इतनी गंदी लिखाई है ना, और कभी कभी तो मैं बिल्कुल जान ही वो कर देता हूँ। सही हो गया ये। अच्छा, एजाइगस वेन किस तरह बनता है राइट साइड पे? अच्छा, बस ये चीजें थी। आसान है, किसी ने कुछ भी गलत नहीं किया। कुछ भी किसी ने गलत नहीं किया, तो मतलब आसान है ना? सही है। और आज मेरा जो है छुट्टी हो गई, और फिर हम अगले बैच वालों को मिलेंगे। हिमी का जो है तो वो है T9, और एसेसरी का जो है तो वो T7। और मैं जो है कहीं जा नहीं रहा, ग्रुप में हूँ, आप लोगों के मैसेज भी पढ़ूंगा, और मैं इसको फॉलो भी कर रहा हूँ चीज़ों को। तो फिजियो और सिस्टम, मैंने जो है तो 4-5 सिस्टम के स्लाइड्स बनाए हैं, लेकिन मैंने उसको कभी पढ़ाया नहीं है। तो आपको पता है कि मतलब चीज़ों को पढ़ाना इजी नहीं होता। सही है। तो ये मैं डॉक्टर हमजा से पूछूंगा, अगर वो कह रहे कि आपने पढ़ाना है, तो फिर मैं हाँ हाँ, करवा देंगे। अपर लिम और लोअर लिम, जब जब भी डॉक्टर हमजा कहे कि आप करवा दे, तो मैं करवा दूंगा। अगर फिर भी डॉक्टर हमजा ने नहीं कहा और आप लोगों का नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों को जो अगर आप लोगों का जब एग्जाम हो जाए, करीब हो जाए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर मिलूंगा। और हम संडे पर जब सब फ्री होंगे, तो हम इंशाल्लाह, आई प्रॉमिस कि हम सुबह 8 बजे बैठेंगे और रात तक पूरी एनाटॉमी को एक दिन में करेंगे इंशाल्लाह। और बिल्कुल हाई यील्ड करेंगे एग्जाम के करीब। और इस संडे का पता नहीं है डेट। सुपीरियर बॉर्डर आप लोअर लिप। हाँ। और जो पीजियो का जो सेक्शन है ना, तो वो कमिंग संडे तो है ही है, ये कमिंग 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 वाला भी को स्किप कर रहे हैं। अच्छा, पीजियो का जो सेक्शन है ना, अगर जब वो मैंने 4-5 सिस्टम के स्लाइड्स तैयार किए हैं, लेकिन मैंने पढ़ाए नहीं है कभी भी उसको। ये वाले तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा चुका हूँ, तो ये तो मैं बस 2-3 घंटे में वो करके ना। हम्म, हाँ शेरिपुल्ला, ये आप 3 दिन से इस पे लगे हुए हो, हर वाले में ये कर देते हो।
जो हेपेटिक ग्लोब्यूल है तो वो है फंक्शनल यूनिट है मेरा, और जो हेपेटिक एसएनएस है वो स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर वो तैयार हो गए ना एक एक सिस्टम ना, तो फिर मैं डॉक्टर हमजा से परमिशन लेके क्लास टाइम के अलावा जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो उनको फिर मैं वो एफसीपीएस के एमसीक्यूज ही नहीं हो सकता जिनमें कंट्रोवर्सी ना हो। सही है, अगर उसने फिर परमिशन दी तो फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा 1 दिन 2 दिन पहले कि मॉर्निंग में इस टाइम पे हम फिजियोलॉजी को, और हम सिर्फ फिजियोलॉजी नहीं करेंगे, अगर हम करेंगे तो क्लास जो है तो वो नियर बाय 3 आवर का होगा, और हम फिजियो पे तो एक साथ करेंगे और पूरा सेशन लेके एक एक दिन में एक एक सिस्टम करेंगे, या 2 दिन कर लेंगे। लेकिन पहले जो है उसको मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर कर दिया है, लेकिन अभी मैं डबल ए के एमसीक्यूज इसको ऐड कर रहा हूँ, फिर रेपी के पॉइंट ऐड करने हैं। तो आई डोंट प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन 2-3 सिस्टम हो जाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। यू वेलकम। राधे। ठीक है, मैं तो करेक्ट कर